Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 31st of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 31 मई 2026 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। बट आज जो है हमारा संडे है, ये आपको पता होगा, और संडे होता है हमारा रिविजन डे। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, कंप्लीट न्यूज़पेपर को हम रिवाइज करने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो करना क्या है, बीच में आपने किसी भी दिन अगर आपने कोई भी सेशन को छोड़ दिया है पिछले सप्ताह, आपके लिए एक बढ़िया मौका है कि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि इस रिवीजन में ऐसा नहीं है कि मैं हवा में ही आपको छोटी छोटी बातें और पढ़ा के निकल जाऊंगा। रिवीजन भी काफ़ी डिटेल्ड रहने वाला है। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर कवर करना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। पहला टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शायद आपको याद आ रहा होगा, हमने टॉपिक कवर किया था डीआरडीओ का एक नया मिसाइल टेस्ट किया गया है और ये दुश्मन के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने मिसाइल बनाया है। इसका नाम है ULPGM-V3। U स्टैंड्स फॉर UAV, ठीक है, याद रखेगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। और ये वर्जन 3 है। इससे पहले वर्जन 1, वर्जन 2 ऑलरेडी हमारे पास में है। वर्जन 3 में हमने क्या किया है, वर्जन 1 और वर्जन 2 के अंदर में जो कमियां थी उसको हमने खत्म करके वर्जन 3 को और भी ज्यादा बढ़िया बनाया है, ठीक है। अब इसमें एक खास बात पता है क्या है, खास बात यहां पर यह है कि ये एरियल अटैक कर सकता है। दुश्मन अगर हवा में है तो उसको टारगेट हम कर सकते हैं, साथ ही साथ में अगर ग्राउंड पर है, नीचे है, तो नीचे भी दोस्तों हम यहां पर अटैक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मिसाइल के माध्यम से। तो रिसेंटली पूरा डेवलपमेंट ट्रायल हुआ था जिस वजह से न्यूज में था। एग्जामिनेशन के लिए याद रखना ULPGM-V3 क्या है। V3 बेसिकली वर्जन 3 है। U स्टैंड्स फॉर UAV और LPGM का मतलब है लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। ये मिसाइल ऐसी है जो हर प्रकार के वेदर में ऑपरेट करेगी, चाहे दिन हो, रात हो, चाहे प्लेन एरिया हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड हो, माउंटेनियस रीजन हो, उसमें भी बढ़िया तरीके से मिसाइल काम करेगी। इस मिसाइल में खास बात है 3 वॉरहेड्स का यूज किया गया है कि भाई दुश्मन ने अगर आर्मर प्रोटेक्शन ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल आर्मर जो टैंक वगैरह है उसके अंदर में प्रेजेंट है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। या फिर दुश्मन अगर बंकर के अंदर में है, ठीक है, तो बंकर के अंदर जाके यहाँ पर ये जो मिसाइल है ये ब्लास्ट हो सकता है। या फिर प्री फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे खास बात है इसमें वॉरहेड में कि भाई इस मिसाइल के चारों तरफ इस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है कि जब ये मिसाइल टकराएगा अपने टारगेट पर तो ये चारों तरफ से टूट जाएगा और टूटने के बाद में इसमें से जो नुकीले पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ फैल जाएंगे, जिससे आसपास भी डिस्ट्रक्शन मचता हुआ नजर आएगा। यानी जिस टारगेट को हिट करेगा मिसाइल वो तो डिस्ट्रॉय होगा, आसपास के एरियाज में भी बढ़िया तरीके से डिस्ट्रक्शन ये मचा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा फुल्ली इंडिजीनियसली प्रोड्यूस है, हमने खुद से इसको कंप्लीटली बनाया है, इस वजह से आत्मनिर्भर भारत का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर सेकंड आर्टिकल में हमने बात किया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज के विनर हैं। ये बुक है जिसका नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। इसको लिखने वाली यहाँ पर ये पर्सन है, नाम है यांग शुआंगजी। इनकी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है लिन किंग ने। तो यांग शुआंगजी और लिन किंग ये बेसिकली ऑथर और ट्रांसलेटर हैं। यांग शुआन जिन्होंने बुक लिखी है, लिन किंग जिन्होंने बुक को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। देखो ट्रांसलेट करना जरूरी है। ये बुक जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी, यूके में पब्लिश होगी या आयरलैंड में पब्लिश होगी, उसके बाद ही यहां पर इसको बुकर प्राइज के लिए कंसीडर किया जाता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के विनर ताइवान ट्रैवलॉग नाम की किताब है। लिखने वाले यहां पर यांग शुआंगजी हैं। इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाली लिन किंग है, ठीक है। दोनों को ही यहां पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसमें 50,000 पाउंड का एक प्राइज दिया जाता है, जिसमें से ये पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर। साथ ही साथ में दोस्तों इनके पीछे अगर कोई और दूसरी बेस्ट बुक है तो उन कैंडिडेट को भी लगभग हम लोग ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाले 2,500 पाउंड के हिसाब से देते हैं ईच, यानी ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों को। अब क्वेश्चन यह है, क्या इंडिया की कोई किताब है जो बुकर प्राइज के लिए गई है? बिल्कुल गई है, गीतांजलि श्री, ठीक है। इनकी किताब है टॉम्ब ऑफ सेंट 2022 की। ये पहला हिंदी वर्क है दोस्तों जिसको ट्रांसलेट किया गया था और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीतता है। फिर बानू मुश्ताक की यहाँ पर किताब है हार्ट लैम्प, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन चुका है, 2025 की बुक है। पहली कन्नड़ा वर्क है जो बेसिक तौर पे बुकर प्राइज को जीतता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें जो बुक होती है वो कौन सी बुक होती है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के अंदर में याद रखिएगा जो फिक्शनल बुक्स होती हैं
जिसमें कुछ स्टोरीज होती हैं या शॉर्ट स्टोरीज वगैरह होती हैं, उन्हीं को पब्लिश करना पड़ता है, पहले इंग्लिश में यूके या आयरलैंड में, उसके बाद ही यहाँ पर वो बुकर प्राइज के लिए जाती हैं। फिर अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था चाइना के शेंजाओ 23 मिशन के बारे में। इस मिशन में कुछ खास तो नहीं है, बट आर्टिकल आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। हाल ही में चाइना ने शेंजाओ 23 मिशन को लॉन्च किया है अपने लॉन्ग मार्च 2 FY-23 रॉकेट के माध्यम से। अब क्वेश्चन यह है क्यों? क्योंकि यूएसए के साथ में रेस लगी पड़ी है और यहां पे कोशिश की जा रही है कि मून के ऊपर में कौन सबसे पहले अपना एक रूल प्रोवाइड करवाएगा। तो इसी के लिए चाइना अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। तो मिशन 23 के तहत हाल ही में 3 एस्ट्रोनॉट्स को इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा, जिसमें इनका मेन पर्पस यह है कि एक एस्ट्रोनॉट लगभग 1 साल तक अंतरिक्ष में रहने वाला है, जिसमें हम क्या चेक करेंगे कि भाई अंतरिक्ष के रेडिएशन या एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर की वजह से एक इंसान के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है कि एक इंसान 1 साल तक स्पेस में रुकेगा? नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी रशिया बना चुका है। 14.5 मंथ तक इनका एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में रुका था 1995 में। चाइना का इन सब करने से गोल यह है कि चाइना चाहता है बहुत जल्दी मून पर लैंडिंग करना, क्योंकि यूएसए ने भी अनाउंस कर दिया है कि यूएसए अपने आर्टेमिस मिशन के रिगार्डिंग 2028 तक, याद रखिएगा 2028 पर मून लैंडिंग यहां पर नासा करने वाला है। ठीक है, नासा एक एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पे उतारेंगे 2028 तक, ये नासा का टारगेट है। अब चाइना कह रहा है हम ज्यादा पीछे नहीं रहेंगे, तो काम उन्होंने शुरू कर दिया है और चाइना कह रहा है ठीक है 2028 में आप करोगे और 2030 में हम भी यहां पर चांद पर पहुंचेंगे। यूएस की चिंता यह है कहीं चाइना पहले ये काम ना कर ले, चाइना चांद को कॉलोनाइज ना कर ले, चांद पे मिलने वाले जितने भी रिसोर्सेज है वो चाइना ना ले ले, क्योंकि एक रेस है, जो पहले पहुंचेगा वही यहां पर जो रिसोर्सेज है उनका यूज करेगा। समझ रहे हैं? तो यह है पर्टिकुलर मैटर जिसके लिए चाइना अपने कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस को कंडक्ट कर रहा है। फिर एक आर्टिकल है हमारे सामने अर्थ के आउटर कोर के बारे में। ठीक है, अब आपको अर्थ की लेयर्स के बारे में तो पता होगा। अर्थ को अंदर से देखोगे तो ये लेयर्स मिलती हैं, एक इनर कोर है, आउटर कोर है। इनर कोर वाली सॉलिड लेयर होती है ना। आउटर कोर वाली यहां पर आप देख पाओगे लिक्विड लेयर होती है। फिर लोअर मैंटल, अपर मैंटल और ऊपरी वाला भाग होता है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। फिर आप जमीन से ऊपर, क्रस्ट से ऊपर जाओगे तो हमारी ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर शुरू हो जाती हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एग्जॉस्फियर। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? ठीक है, मैप ये जो है अप टू स्किल नहीं है, बट यहाँ पे चीजों को समझने के लिए बेहतर है। तो हुआ क्या, अर्थ की जो आउटर कोर है, आउटर कोर ये वाली है जो बेसिकली लिक्विड इन नेचर होती है। इनर कोर जो है निचला सबसे अंदरूनी भाग जो है सबसे गर्म है और सॉलिड होता है। सॉलिड इसलिए होता है ये वाला हिस्सा क्योंकि भाई जब इतना टेम्परेचर है तो कोई भी चीज यहां पर पिघल जाएगी। जैसे इनर कोर में सब कुछ पिघल जाता है, सॉरी आउटर कोर में सब कुछ पिघल जाता है, वैसे ही सॉलिड कोर में भी यहां पर सब कुछ पिघल जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर से इतना सारा प्रेशर पड़ता है, इस वजह से दोस्तों यहां पर ये लिक्विड, ये गर्म तो है बहुत ज्यादा, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर की वजह से यहां पर ये अपने सॉलिड फॉर्म में बना रहता है। ठीक है, जबकि आउटर कोर के ऊपर में जो प्रेशर है एज कंपेयर टू इनर कोर वो कम होता है। तो आउटर कोर लिक्विड इन नेचर होता है, तो ये लिक्विड दोस्तों यहां पर मूव करता है, याद रखिएगा। और ये लिक्विड मतलब गर्म है। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही ज्यादा गर्म लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें मेटल्स वगैरह हैं, सब कुछ पिघल जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल रिसेंटली ये पब्लिश होता है, डिस्कस करता है अर्थ के आउटर कोर के बारे में कि आउटर कोर कितना तेजी से चेंज होता है और आउटर कोर के चेंज होने की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे असर पड़ सकता है, जो सीस्मिक एक्टिविटीज होती हैं उस पर असर पड़ सकता है, प्लैनेटरी डायनामिक्स के ऊपर में असर पड़ सकता है। अब हम अर्थ के स्ट्रक्चर को ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई सबसे नीचे होता है इनर कोर। इनर कोर बेसिकली क्या है, सॉलिड मेटेलिक कोर होता है। फिर आउटर कोर होता है आपका जिसमें हम लिक्विड मेटल लेयर देखते हैं। फिर होता है एक मैंटल सेमी सॉलिड रॉकी लेयर होता है। फिर एक क्रस्ट होता है ऊपरी वाला भाग जो हम लोगों ने पढ़ा। आउटर कोर को लेकर ये पूरी रिसर्च की गई है। आउटर कोर को लेकर बात ये कही जा रही है कि आउटर कोर बना है मोल्टन आयरन और निकल से, और ये आउटर कोर अपना लिक्विड स्टेट में रहता है क्योंकि यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्म बहुत ज्यादा है, इसलिए हर कोई चीज पिघल जाती है। लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना नहीं पड़ता जिस वजह से ये लिक्विड के फॉर्म में बना रहता है। अब प्रश्न यह है कि हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म, ये मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे? इसके पीछे एक प्रोसेस लगता है जिसको बोलते हैं जियोडायनेमो प्रोसेस। देखो ये जो मोल्टन आयरन वगैरह प्रेजेंट है आपके आउटर कोर के अंदर में, ये लिक्विड स्टेट के अंदर में रहता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो पिघल जाता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इस मोल्टन आयरन का जो है मूवमेंट होता है हमारे आउटर कोर एरियाज के अंदर में।
आउटर कोर एरिया में इन मोल्टन आयरन का मूवमेंट होगा, और उस मूवमेंट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर बनती हैं। आपने पता है ना कि अर्थ के आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड्स देखने को मिल जाती हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं, हमें सोलर विंड से, है ना, या सोलर स्टॉर्म से प्रोटेक्ट कर रही होती है, हमारे पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, हमारे सैटेलाइट्स वगैरह को बना रही होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनने के पीछे का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं जियो डायनेमो प्रोसेस। मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है उसको हमने समझा कि हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सोलर विंड्स, और नेविगेशन में काफी ज्यादा मदद करता है। यानी पृथ्वी के ऊपर में जो लाइफ है वो काफी आसान हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो इससे बहुत इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। डिस्कवरी की बात करेंगे तो अभी आउटर कोर को लेकर 2010 में यह डिस्कवरी की गई है कि आउटर कोर का जो ये फ्लो है, जो लिक्विड आयरन फ्लो है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। पहले ये स्लो मूव करता था, बट अब यहां पर पता चलता है कि ये रैपिडली भी ईस्टवर्ड साइड मूव कर सकता है। तो इसके मूवमेंट को लेकर रिसर्च है, बस इतना आपने याद रखना है। फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया है इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन के बारे में। भाई भारत का जो ग्रीन ट्रांजिशन है वो आज भी कोयले के ऊपर में ज्यादा निर्भर है, तो कोयले के ऊपर निर्भरता खत्म करके हमें दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के ऊपर में काम करना होगा। वो इस चीज में, इस एडिटोरियल में राइटर्स की, ऑथर्स की डिमांड थी कि भाई भारत जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहा है, फॉसिल फ्यूल में कच्चा तेल हो गया, एलएनजी हो गया, इसको जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आधे से ज्यादा सऊदी अरेबिया, कतर से आ रहा है। फॉर एग्जांपल 40% एलएनजी आज भारत इंपोर्ट करता है कतर से। कच्चा तेल सऊदी अरेबिया से ढेर सारा आता है, तो वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, समझे। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे कोयले की, तो कोयले को जलाने की क्षमता भारत के पास में बहुत है, और आज हमारे पास में कोयला है थोड़ा बहुत, थोड़ा इंपोर्ट करते हैं। तो आप देखोगे पिछले कुछ समय पर कोयले का यूज जो है वो बढ़ा है। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे जनरेशन कैपेसिटी की, हाँ ये थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन रियलिटी जब हम लोग देखते हैं तो कोयले का इस्तेमाल आज भी बहुत भयंकर लेवल पर हो रहा है। इवन आज हमारे इतने बड़े देश की इलेक्ट्रिसिटी की जो जरूरत है, बिजली की जो जरूरत है, वो 71.8% कोयले के थ्रू जनरेट हो रही है। कोयला उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ रहे हैं। अब कोयला जलाते हैं तो कार्बन एमिशन होता है, बहुत सारा प्रदूषण होता है। तो यही कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत के पास में केवल अभी तक कैपेसिटी ही डेवलप हुई है कि हम इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। रियलिटी में हम अपनी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को जनरेट इतना ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं। 71% अभी भी कोयले से आ रहा है, बचा कुछ यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो आर्टिकल में राइटर साहब ने डिमांड की है कि इंडिया को सोलर एनर्जी के ऊपर में बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। फिर रात के समय पर जब सूरज नहीं होगा तो हम दिन में ही क्या करेंगे, एक बहुत मजबूत बैटरी सिस्टम की जरूरत है हमें अपने देश में, जिसमें दिन भर से बनी हुई सोलर एनर्जी इन बैटरीज के अंदर में स्टोर हो जाएगी, और रात में हम इन बैटरीज में स्टोर हुई हुई एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रात के समय पर जब सूरज नहीं होगा, ठीक है, अंधेरा हो चुका होगा, तो दिन भर में जो हमने एनर्जी बैटरी में स्टोर की थी उसको यूज कर सकते हैं। इसी के लिए भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरेज सिस्टम की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, ट्रांसमिशन की जरूरत है। यह याद रखिएगा अगर हमें कोयले के ऊपर में निर्भरता जल्दी से कम करनी है तो। फिर एक आर्टिकल यहां पर यह प्रेजेंट है सेडिशन लॉ को लेकर। याद होगा रिसेंटली एक टॉपिक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था रिगार्डिंग सेडिशन लॉ। तो सेडिशन लॉ के बारे में जानकारी हमारे इंडियन पीनल कोड आईपीसी के अंदर में सेक्शन 124A के अंदर में दिया गया है। तो आइए बात करते हैं सेडिशन लॉ के बारे में, हर एक पर्टिकुलर बेसिक फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और ये बिल्कुल एक स्टैटिक फैक्ट है। देखो आईपीसी इंडियन पीनल कोड जब आया था तो सेडिशन को 124A के अंदर में कवर किया गया था। अंग्रेजों की देन है, ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। ठीक है, अब क्या है, बेसिक तौर पे आप देखोगे तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सेडिशन मतलब क्या होता है, राजद्रोह, देशद्रोह। और बेसिकली अंग्रेजों का ये लाने का मेन पर्पस ये था कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई नफरत फैलाता है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसअफेक्शन दिखाता है, हेट्रेड फैलाता है, तो यहां पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस सेडिशन लॉ ऑफ आईपीसी सेक्शन 124A। जो पनिशमेंट इसमें दिया गया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, याद रखिएगा। इंसान को इतनी जल्दी बेल नहीं मिलती इसमें, ठीक है। वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को बिना पासपोर्ट के जीवन बिताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सजा हुई तो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, इतना खतरनाक पनिशमेंट है। एक इंसान को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है, फाइन लग सकता है, 3 साल की सजा हो सकती है, फाइन लग सकता है, या केवल फाइन भी लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द सस्पेक्शन, जो भी यहां पर उसके ऊपर में
शक किया गया है जिसके आधार पे। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सेडिशन का मामला काफी बार गया। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो सेक्शन 124A है इसको वैलिड करार दिया। इन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है ऐसा होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के प्रति याद रखना, जब कोई नफरत फैलाएगा या देश के प्रति कोई डिसअफेक्शन फैला रहा होगा तभी सेडिशन को आप लेकर चलोगे। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म इसमें नहीं आता है। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अगर सरकार कोई गलत स्टेप उठाती है तो आपका हक है कि आप उसके खिलाफ यहां पर बिल्कुल आवाज उठाएं। हालांकि कोई वायलेंस ना करें, पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज ना करें, ठीक है। अब वायलेंस वगैरह होगा, दंगा वगैरह होगा, ठीक है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है उसको सेडिशन में डील कर लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रति एक क्रिटिसिज्म शो कर रहे हैं, तो वो यहां पर सेडिशन नहीं होगा, वो कोई हेटरेड नहीं है, आप अपने हक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें हमको अलाउ की गई है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए। अब सेडिशन लॉ का मेन क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। मेन क्रिटिसिज्म क्या है? पहला क्रिटिसिज्म है थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कई बार क्या होता है, लोगों में डर पैदा हो जाता है, यार कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं, नहीं तो फिर इससे क्या हो सकता है, इससे हमारे ऊपर केस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, आपको बोलने का खुलकर अधिकार देता है, ये फंडामेंटल राइट है। एग्जाम्पल, एक कार्टूनिस्ट ने असीम त्रिवेदी, इनको एक पॉलिटिकल कार्टून बनाने के चक्कर में करप्शन पे, भ्रष्टाचार है नहीं क्या, भ्रष्टाचार पे एक पॉलिटिकल कार्टून बनाने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, अरेस्ट कर लिया गया इसी सेडिशन वाले लॉ का यूज करके। फिर वेग एंड ओवरली ब्रॉड, इसका मतलब यह है कि जो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल डिसअफेक्शन टर्म है, ये सब बोला गया है, कोई लिखकर अपना रिप्रेजेंटेशन देकर नफरत फैला रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के प्रति, या डिसअफेक्शन में क्या चीजें हो सकती हैं, तो कुछ यहां पर बताया नहीं गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट है दिशा रावी, 2021 का केस है, अरेस्ट किया गया फॉर शेयरिंग अ टूल किट ड्यूरिंग फार्मर प्रोटेस्ट, मिसयूज एंड सेलेक्टिव एप्लीकेशंस, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर फाइल हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर का जो कोविड हैंडलिंग सिचुएशन था उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी जो एक ऑर्डर है वो सुनाया था। अब होता क्या है, इस मामले पर आगे जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है तो 22वां लॉ कमीशन को यह मामला सौंपा गया और लॉ कमीशन से पूछा गया इस पर क्या करना चाहिए। तो लॉ कमीशन के जो हेड थे फॉर्मर कर्नाटका के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, इन्होंने यहां पर बोला कि सेडिशन लॉ को हमें बरकरार रखना चाहिए, सेडिशन लॉ जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें ऐसा नहीं है कि वायलेंस वगैरह कुछ भी होता रहे, कोई ऐसा एक्ट ना हो, बट इस सेडिशन के अंदर में अमेंडमेंट होने चाहिए फॉर द क्लैरिटी। ये डिसअफेक्शन क्या होता है, किस लेवल पर होगा, भाई क्लियरली आप इसको समझा दो, बता दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो क्लियर यहां पे लॉज होने चाहिए, ये याद रखिए, ये बात यहां पर बोली जा रही है। ऐसा ना हो किसी को भी सेडिशन के अंदर में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रह जाए। चलिए, फिर यहां पर एक आर्टिकल है जिसमें हमने डिस्कशन किया था मेमफ्लेशन के बारे में, शायद याद होगा। भारत के मोबाइल मार्केट जो हैं आज वो बड़ी बुरी तरीके से प्रॉब्लम्स को हिट कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल मार्केट आज सीवर मेमफ्लेशन को फेस कर रहा है। मेमफ्लेशन क्या होता है, पहले यहां पर इन्फ्लेशन समझो फिर समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब होता है राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जब इसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो वो महंगाई कहलाती है, इन्फ्लेशन कहलाता है। मेमफ्लेशन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस नहीं बढ़ रहे। मोबाइल फोन के अंदर में जो मेमोरी चिप्स का यूज होता है दोस्तों, मोबाइल फोन के अंदर में मेमोरी चिप्स, अब मेमोरी चिप्स अलग अलग प्रकार के हैं, DRAM है, NAND है, ये सब चिप्स हैं, HBM है। तो इनका जब यूज होता है और इन चिप्स के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हो तो उसको मेमफ्लेशन कहते हैं, यानी मेमोरी के प्राइसेस का बढ़ना मेमफ्लेशन कहलाता है, ठीक है। तो मेमफ्लेशन को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, मेमफ्लेशन क्या होता है, मेमोरी प्लस इन्फ्लेशन रेफर्स टू इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय अ ग्लोबल मेमोरी चिप शॉर्टेज। दुनिया भर में मेमोरी चिप का शॉर्टेज हो गया, इसके प्राइसेस बढ़ने लग गए तो उसको मेमफ्लेशन बोला गया। फिर DRAM क्या है, ये टेम्पररी मेमोरी चिप्स होती हैं पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स में। फिर NAND स्टोरेज मेमोरी होती है जो लंबे समय तक डेटा को स्टोर करे रखती है, आपके मोबाइल फोन का डेटा जो होता है। फिर आजकल जो यूज हो रहा है वो है हाई बैंडविड्थ मेमोरी, इसमें एडवांस AI इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में चिप आ रही है, ये थोड़ी महंगी पड़ती है और ये बनाता भी एप्पल और सैमसंग है। अब हमारे देश के अंदर में जो मोबाइल फोन का मार्केट है वो 10,000 से लेकर 15,000 वाला मार्केट है, सबसे ज्यादा यही मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स देश के अंदर में बिकते हैं। अब इसमें ये AI वाली चिप अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ये मोबाइल फोन्स यहाँ पर महंगे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब ये रीजन क्या है, चिप्स, इसलिए यहाँ पर इसको मेमफ्लेशन बोला गया है, जो स्ट्रक्चर इंडिया में करंट समय पर दिखाई दे रहा है।
फिर हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट ने रिसेंटली पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को। तो पद्म अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, कुछ पोस्टमसली भी दिए गए हैं, ठीक है, डेथ के बाद में। फॉर एग्जाम्पल धर्मेंद्र जी को यहाँ पर ये दिया गया है अवार्ड, ठीक है, पद्म अवार्ड्स। अब पद्म अवार्ड्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। देखो, हम ये देख रहे हैं कि देश के अंदर में किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन है, किसने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके अवार्ड, उसके आधार पे हम उनको पद्म अवार्ड से सम्मानित करते हैं। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो आता है दोस्तों, वो आपका सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन अवार्ड के अंदर में सबसे पहले आता है भारत रत्न, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बाद आते हैं जो भी पद्म अवार्ड्स आते हैं। अब पद्म में भी अलग अलग कैटेगरी हैं। पद्म विभूषण सबसे ऊपर है, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, और पद्म अवार्ड से भी सबसे ऊपर सिविलियन अवार्ड्स कौन सा है, वो भारत रत्न है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पद्म अवार्ड्स की जो शुरुआत है वो एग्जैक्टली 1954 में होती है। दो सिविलियन अवार्ड शुरू करे गए थे उस समय पर, भारत रत्न और पद्म विभूषण। बाद में 1955 में पद्म विभूषण को तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीन अलग अलग कैटेगरीज हो गई। अच्छा, जब किसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो क्या वो व्यक्ति इस अवार्ड का नाम अपने नाम के आगे जोड़ सकता है कि भाई नहीं, हमेशा जोड़ सकता है कि हम पद्म अवार्डी हैं? नहीं। संविधान, आपका जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर एक प्रकार के टाइटल्स को एबॉलिश कर देता है कि भाई कोई व्यक्ति है जिसके नाम के आगे यहाँ पर ये अवार्ड ही लगाया जा रहा है कि भाई आप भारत रत्न अवार्डी हैं, ठीक है, भारत रत्न आपको मिला है तो आपने नाम में ही जोड़ लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इस प्रकार के टाइटल्स को अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते, एक्सेप्ट दो इसमें कंडीशंस है जहां पर एक्सेप्शन है कि भाई आप अगर मिलिट्री की कोई आपको रैंकिंग मिल रही है या कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग है, ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, आजकल आप देख पाओगे जैसे पीएचडी वगैरह इंसान करता है, डॉक्टर लगता है ना, तो या मिलिट्री के अंदर में आप देख पाओगे लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब जो लगती हैं आगे पोजीशंस, ये टाइटल्स लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के अलावा जितने भी टाइटल्स हैं वो आप यहाँ पर यूज नहीं करोगे। तो मतलब पद्म अवार्ड्स वगैरह इनको एज अ टाइटल कंसीडर नहीं करा गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में। अच्छा, इन पद्म अवार्डीज के लिए कौन कौन एलिजिबल है? हर एक प्रकार का इंडिविजुअल एलिजिबल है, ठीक है, इसमें कोई किसी रेस, ऑक्यूपेशन, रैंक, जेंडर किसी को लेकर भेदभाव नहीं होता। एवन ये पद्म अवार्ड दोस्तों आज भारत के नागरिक के लिए, फॉरेनर्स के लिए, इवन जो हमारे एनआरआईज होते हैं, पीआईओज होते हैं, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ओसीआई होते हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जितने भी लोग हैं, याद रखेगा दोस्तों, ये सारे के सारे एलिजिबल हैं। इन सभी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी यहां पर एक चीज और बताई जा रही है कि ये जो पद्म अवार्ड्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया, जो नाम है इसको प्रीफिक्स या सफिक्स के अंदर में यानी नाम के आगे पीछे नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अब एक दो चीजें और थी यार, एक सेकेंड को, सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ, सेलेक्ट कैसे किया जाता है भाई किसको पद्म अवार्ड से सम्मानित करना है? इसके लिए यहां पर दोस्तों एक पद्म अवार्ड कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी को अपॉइंट किया जाता है हर साल प्रधानमंत्री के थ्रू। प्रधानमंत्री हर साल उस कमेटी को अपॉइंट करते हैं। उसको चेयर किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के थ्रू, ठीक है, जिसमें होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट सब लोग होंगे, 4 से 6 और इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे। सब मिलकर रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कि भाई इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए। फिर जो अवार्ड दिया जाता है लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलता है, मेडल मिलता है, ठीक है, एक रेप्लिका वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, याद रखिएगा। ये हो गए आपके और भी बेसिक फैक्ट। अच्छा, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एक चीज़ और है यार जो मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ ये रहा कि देखो हायर जो पद्मा अवार्ड्स हैं, ठीक है, इनमें आप देखोगे पद्मा अवार्ड्स, ये फोटो देखो, इस फोटो में आपको ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा। ये रहा, जो मैक्सिमम नंबर है पद्मा अवार्ड्स के साल में वो 120 दिए जा सकते हैं। मैक्सिमम कितने? 120 दिए जा सकते हैं, एक्सेप्ट एनआरआईज वगैरह, ठीक है, अगर एनआरआईज वगैरह शामिल हो जाते हैं तो ये नंबर्स बढ़ सकते हैं। बाकी सिविलियन भारत रत्न अवार्ड की बात करेंगे तो भारत रत्न अवार्ड मैक्सिमम जो है एक साल में 3 बार दिया जा सकता है, 3 लोगों को दिया जा सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर हमने डिस्कशन किया था अबाउट साइप्रस। साइप्रस ये आपको मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड कंट्री देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल आपके सामने प्रेजेंट होगा निकोसिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे साइप्रस के ऊपर तुर्की है, तुर्की से लड़ाई रहती है साइप्रस की। साइप्रस का ऊपर वाला जो पोर्शन है तुर्की उसको क्लेम करता है, लोग भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन के कि हम तुर्की के साथ जाएंगे, तो एक विवाद रहता है, समझे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेगा। बाकी साइप्रस के आसपास जो कंट्रीज हैं वो मैरीटाइम बॉर्डर्स को ज़्यादातर शेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर ग्रीस है, ये तुर्की है, ये लेबनान है, इजराइल है, इजिप्ट है, ये जितने भी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं ये सब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली लैंड बॉर्डर कोई नहीं शेयर कर रहा, ये सारे के सारे मैरीटाइम बॉर्डर्स को शेयर कर रहे हैं।
साइप्रस ने हाल ही में, क्योंकि भारत साइप्रस की डिफेंस मीटिंग होती है, डिफेंस एग्रीमेंट्स हम साइन करते हैं, तो साइप्रस ने हाल ही में अनाउंस कर दिया है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को, कि भाई हम दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को मिलकर, मतलब इसमें हम लोग काम करेंगे। इसका एक्सपेंशन हुआ है। दूसरा कैपिटल निकोसिया है, इसकी हमने ये समझ लिया। साइप्रस एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन जोग्राफिकली एशिया में प्रेजेंट है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। यूरोप यहां से शुरू हो रहा है, ग्रीस से ऊपर देखोगे पूरा यूरोप शुरू हो गया। ठीक है, तुर्की का भी एक हिस्सा ये यूरोप में आता है, बाकी हिस्सा यहाँ पर इसका एशिया में आता है। तो यूरेशियन कंट्री है, और ऐसी कंट्रीज जो दो कॉन्टिनेंट में फैली होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। याद है या नहीं? अब सुनो, ये साइप्रस आपको दिख रहा है, ये साइप्रस यहां पर आपको जो दिख रहा है, इसका वैसे तो जो मेन लोकेशन है वो लोकेशन एशिया में है, लेकिन जोग्राफिकली एशिया में है, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा साइप्रस में जो माउंटेनियस रीजन पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रूडोज माउंटेन रीजन। ट्रूडोज माउंटेन रीजन ये देखने को मिलेगा। इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट ओलंपस, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी ठीक है, कंट्रीज हमने देख लिया है। नेबर में तुर्की है, उसके अलावा सीरिया है, लेबनान है, इसराइल है, इजिप्ट है, ग्रीस है। ये सारी कंट्रीज हैं जो इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। साइप्रस एक कॉमनवेल्थ मेंबर भी है और यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। इसी तरीके से याद रखना एशिया का भी हिस्सा है, और मतलब वैसे जोग्राफिकली एशिया में है, वैसे जो मेंबर है वो यूरोपियन यूनियन का है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, भारत और अमेरिका के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जो अग्रीमेंट है वो यहाँ पर साइन हुआ है हाल ही में। मार्को रूबियो की विजिट हुई थी इंडिया में, तो इंडिया यूएसए ने क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को साइन किया है, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में कुछ और कंट्रीज़ को इकट्ठा करके हम साथ में मिलकर एक फॉर्मेशन करें। इसमें हम लोग आने वाले समय पर क्वाड कंट्रीज़ को भी मिलाने वाले हैं। क्वाड में 4 कंट्रीज़ आपको पता है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं क्वाड में। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें मेन पर्पस यह है कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम अपने देश के अंदर में कर सकें, और चाइना के ऊपर में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर प्रोडक्शन की जो निर्भरता है वो कम होती रहे। क्योंकि चाइना के ऊपर में आज अमेरिका भी निर्भर है क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में, इंडिया भी निर्भर है, और भी बहुत सारे कंट्रीज निर्भर हैं। तो चाइना के ऊपर में डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ये डील करी जा रही है कि हम आपस में मिलकर काम करेंगे। एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देगा, एक मिनरल को एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करेगा। अब सवाल यह है कि ये जो ट्रीटी साइन हो रही है, या ये जो अग्रीमेंट किया गया है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, क्या ये वाकई में भारत में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? बिल्कुल लेकर आ सकता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम बहुत सारी कंट्रीज को अलाउ कर रहे हैं। इससे पहले हमने इन्वेस्टमेंट आसपास के पड़ोसी देशों से रोक दिया था, याद होगा, मैंने PN3 के बारे में आपको पढ़ाया है, प्रेस नोट 3। प्रेस नोट 3 2020 का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ पे सरकार ने बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे आसपास के पड़ोसी देशों से, ठीक है, जिसमें यहाँ पर अपना चाइना है, भूटान है, ठीक है, या फिर नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मतलब इन सब से जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उस पर गवर्नमेंट अप्रूवल रहेगा, सरकार अप्रूव करेगी तभी वो इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, अब इंडिया ने यहाँ पर एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल अलाउ कर दिया है, बोला है 60 दिन के अंदर अंदर जल्दी जल्दी अप्रूव कर देंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या सेक्टर्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट आता है। माइनिंग सेक्टर, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, इन सब में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी कि कोई कंट्री अगर क्रिटिकल मिनरल में दिलचस्पी दिखा रही है तो उसको हम जल्दी जल्दी अप्रूवल देंगे और जल्दी वो हमारे देश के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, ताकि चाइना का कंट्रोल को हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। क्योंकि आज चाइना क्या करता है, दुनिया का 90% ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल की प्रोसेसिंग को यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो हम चाहते हैं चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पर कम हो जाए, क्योंकि यही क्रिटिकल मिनरल वो हैं जो आज हमारे हर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बैटरीज के लिए, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, डिफेंस इंडस्ट्री, सभी के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सबसे बड़ी ज़रूरत है, याद रखिएगा। फिर इसी से संबंधित आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आता है, विच इज़ अ फोर्ज इनिशिएटिव। फोर्ज इनिशिएटिव क्या है? तो फोर्ज इनिशिएटिव को लेकर बात एग्जैक्टली ये हो रही है कि ये जो अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट यहां पर पूरी तरह से किया जा रहा है एक इनिशिएटिव के ऊपर में, फोर्ज इनिशिएटिव। फोर्ज का मतलब है फोरम ऑन रिसोर्स कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। ये अमेरिका वाशिंगटन डीसी में लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस है इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाना, काफ़ी सारे कंट्रीज को साथ में लेकर आना, जो स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स में कुछ ना कुछ खास कर सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया था इकोनॉमी के लिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर, कि हमारे देश को जल्द से जल्द एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी होगी, जिससे हर साल हम लगभग 28,540 करोड़ रुपए बचा पाएंगे अपने देश में, ये बात हो रही थी।
अब प्रश्न यह है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि वर्ड यहां पर यूज हुआ है मेरे दोस्त एंटी। तो आप समझ गए कि भाई डंपिंग के खिलाफ यहां पे ये टैक्स वगैरह कुछ लगाने की बात हो रही है। तो ये डंपिंग होता क्या है, पहले हम इस बात को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। डंपिंग ऐसी सिचुएशन होती है जब एक देश, लाइक यहां पर एग्जाम्पल है चाइना, एक देश अपने देश में मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करवा रहा है कि आप सस्ता सस्ता सामान बनाओ और यही सस्ता सस्ता माल हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो और उन देशों के मार्केट्स को डिस्टॉर्ट कर दो, उन देशों के मार्केट्स को खराब कर दो। ये बेसिकली यहां पर इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है चाइना की, कि चाइना चाहता है सस्ता माल बना के दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देना, उनके लोकल मार्केट्स को पूरी तरह से तबाह कर देना और फिर उसके बाद में प्राइस बढ़ा देंगे, है ना। क्योंकि लोकल जब चाइना सस्ता सामान देगा हमारे देश में तो वही सामान मान लो हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन भाई हमें पता है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इतनी नहीं है, लेकिन वो सस्ता बना रहा है क्योंकि चाइना की सरकार सपोर्ट कर रही है। तो इससे क्या होगा, जब सामान सस्ता आएगा तो इंडिया में वही बिकेगा सबसे पहले, तो हमारे जो देश की इंडस्ट्रीज हैं वो ठप हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, जॉब लॉस, ये सब कुछ होगा। इसी को बोलते हैं डंप करना, सामान डंप कर रहा है चाइना हमारे देश में। तो हमने इसके खिलाफ में एंटी डंपिंग ड्यूटी को इंट्रोड्यूस किया। डब्ल्यूटीओ के नियमों के अंडर में आता है ये एंटी डंपिंग, की कोई ऐसा कुछ कर रहा है, आपके मार्केट को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उस सामान पे उसको महंगा कर सकते हैं अपने देश में, उसका प्राइस अपने डोमेस्टिक प्राइस के लेवल में लेकर आ सकते हैं। तो आपके सामने दो चॉइस होंगी, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, तो ऑब्वियसली आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज्यादा चुनोगे, समझे। तो ये होती हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर अ टाइप ऑफ टैरिफ, एक प्रकार के टैरिफ कह लो या टैक्स कह लो, जो बेसिकली लगाए जाते हैं डम्प्ड इंपोर्ट्स के ऊपर में, यानी कि वो सामान जो बेसिक तौर पे इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट का नाम पे डंप किया जा रहा है हमारे देश में सस्ता सस्ता, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच सकता है। तो हम अपने फेयर मार्केट को मेंटेन करने के लिए, अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए इन एंटी डंपिंग ड्यूटीज का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। अब सवाल यहां पर यह है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज को इंप्लीमेंट कौन करता है, तो वो आपका डीजीटीआर है, विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, डीजीटीआर, ये पर्टिकुलर बॉडी जो है ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में, ये बात याद रखिएगा। और यही डीजीटीआर जो है आज के समय पर डंपिंग के केसेस हो गए, या कोई जो इंपोर्ट हो रहा है इस तरीके से, इंपोर्ट देश के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में करवाया जाता है, ठीक है, या सेफ गार्ड मेजर्स हो गए, सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगर दे रहा है कोई कंट्री और सस्ता इंपोर्ट हमारे देश में कर रहा है, तो डीजीटीआर ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। और डीजीटीआर के पास में थोड़ा सा जुडिशियल पावर भी है। तो डीजीटीआर यहां पे दोस्तों क्वासी जुडिशियल की तरह काम करने वाली एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो अगर कोई ऐसा केस है तो उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज को रिकमेंड करता है कि भाई इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाओ, वरना हमारे देश के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होगा। फिर सवाल यह है कि इन डंपिंग ड्यूटीज को इंपोज करता कौन है, तो जो फाइनल डिसीजन यहां पर लेने का काम है, क्योंकि इसका तो रिकमेंडेटरी काम है, इन्होंने एडवाइस कर दिया कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाओ, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन लेगा वो हमारा वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेगा। ये याद रखिएगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि अमित शाह जी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को संभालते हैं, गृह मंत्री हैं, इन्होंने एक कमेटी को सेटअप किया है ताकि देश में डेमोग्राफिक चेंज को समझा जा सके। ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन में बदलाव हो रहा है, और सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक बड़ी समस्या देखने को मिली है। समस्या यह है कि वहां पर इलीगल तरीके से जो आने वाले लोग हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनकी संख्या बढ़ी है, ठीक है। बांग्लादेश से पास से बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भारत में एंटर करे हैं और हमारे देश के स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा उन्होंने खराब किया है। ये बात यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, समझे। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। ये कह रहे हैं कि देखो, इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से आज हमारे देश में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो खतरे में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी का खतरा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ट्राइबल प्रोटेक्शन, हमें इन सब चीजों के ऊपर में ध्यान देना होगा। बट इसी के लिए ही कमेटी बनाई गई है कि कमेटी का मेन काम होगा ऐसी सिचुएशन को देखना कि देश में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो रहा है, एंड देन उसके बाद में वो क्या करेंगे, वो यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे, लोगों को वेरीफाई करेंगे, और जिन लोगों के पास में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा उनको वापस से डिपोर्ट किया जाएगा, अपने देश में भेजने की तैयारी करी जाएगी। उसके साथ साथ मेरे दोस्त ये याद रखिएगा, इंडिया के कुछ स्ट्रक्चर को इन्होंने समझाया है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में आज टोटल फर्टिलिटी रेट 2 जा चुका है। टोटल फर्टिलिटी रेट, एक महिला अपने पूरे जीवन में जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है, एक बच्चे को जन्म देने की जो एज होती है, उस पूरी एज में कितने बच्चे को जन्म दे रही है, उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। या कह सकते हैं रफ वर्ड्स में, एक महिला अपने पूरे जीवन में कितने बच्चे को जन्म दे रही है, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो यहां पर जो टीएफआर है वो 2.0 पहुंच चुका है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। रिप्लेसमेंट मतलब यहां पर यह है कि अगर 2.1 इतने बच्चे जन्म ले रहे होते तो हमारी पॉपुलेशन केवल और केवल रिप्लेस हो रही होती, ना बढ़ रही होती ना घट रही होती। तो ये स्टेबल पॉपुलेशन को दर्शाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है टोटल फर्टिलिटी रेट, कि जितनी आबादी है ये कम होती चली जा रही है, बच्चे कम जन्म ले रहे हैं आज के सिनारियो में, जो एक समय पर अपनी पॉपुलेशन अपने देश की पीक पर जाएगी और पीक के बाद जाने के बाद में ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। तो इसमें रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, ये जो टर्म है वो याद रखिएगा, ये बेसिकली वो पर्टिकुलर टर्म है जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए बोला जाता है, कि इससे पता चलता है कि भाई अगर इतना मेंटेन रहेगा रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, फॉर एग्जांपल जैसे 2.1 अगर मेंटेन रहे, तो इससे हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, जो सही भी है। लेकिन अभी क्या है, इससे कम जा चुका है, यानी ये दिखा रहा है कि पॉपुलेशन हमारी लगातार घटती हुई नजर आ रही है। और ये सब डेटा कहां पे पब्लिश होता है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर में। ये क्या है दोस्तों? ये भारत का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक सर्वे सिस्टम है, जहां पर पॉपुलेशन का हर एक प्रकार का डेटा प्रेजेंट होता है ना। आज के समय पर बर्थ रेट, देश के अंदर में कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितनों की मृत्यु हो रही है, फर्टिलिटी रेट क्या है, ये सारा का सारा डेटा यही सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की साइट से दिया जाता है। इसको कंडक्ट कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसको भी हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करता है, ये सारे सर्वेज करता है। फिर एक आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, द जुडिशरी रोल इज कंप्लीट जस्टिस। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक ठीक, समझ गया। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने ये कब पढ़ाया नहीं था आर्टिकल 142, अभी बीच में पढ़ाया नहीं है, याद होगा आर्टिकल 142 वाला जो टॉपिक है छूट जा रहा था हमसे। चलिए फटाफट यहां पर कवर कर लेते हैं कि आर्टिकल 142 एग्जैक्टली है क्या। तो रिसेंटली यहां पर एक टॉपिक पब्लिश होता है हमारे न्यूज़पेपर में, आप देखोगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में आर्टिकल आया था, ठीक है। तो जुडिशरी का जो रोल है वो आर्टिकल 142 के थ्रू जुडिशरी का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये कैसे बढ़ता है सब समझाऊंगा। तो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू पास एनी डिग्री और ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन अ पर्टिकुलर केस बिफोर। अब सुनो क्या है मामला। मान लो कोई पर्टिकुलर मैटर है, कोई मामला है, मामला लंबे समय से अटका है, उस पर कानून बनाने की बात हो रही है। लेकिन कानून बनाने का काम किसका है? कहोगे लेजिस्लेटिव का कानून है, पार्लियामेंट बनाएगा ना कानून, और कौन बनाएगा? जुडिशरी के पास ये पावर थोड़ी है। हमारे देश में 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, तीनों की पावर सेपरेट है। लेजिस्लेटिव कानून को बनाएगा, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करेगा, और जुडिशरी चेक करेगा कानून सही है या नहीं सही है, या किसी का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है। जुडिशरी का काम अलग है। लेकिन आर्टिकल 142 जो है संविधान का, वो एक छोटे से सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने की पावर दे देता है, यानी कि जुडिशरी के पास में लेजिस्लेचर वाली पावर आ जाती है, कि अगर उनको लगता है कि भाई ये मैटर है जिसमें एक कंप्लीट जस्टिस की जरूरत है, तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकता है जो नेसेसरी है उस कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड करवाने के लिए। इस पावर को कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह दिया जाता है कि भाई ये पावर एक्सट्रीम है सुप्रीम कोर्ट की। कई बार इसको डिस्क्रिशनरी कह दिया जाता है कि ठीक है, यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 की जरूरत पड़ क्या गई, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको क्यों दिया गया? क्योंकि कई बार जो हमारे लॉज होते हैं, कानून होते हैं, वो बहुत साइलेंट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, और नई नई सोशल रियलिटीज को वो समझ नहीं पाते। तो इन पर्टिकुलर सिचुएशन में आर्टिकल 142 जो है ये सेफ्टी की तरह काम करता है। ये कोर्ट को अलाउ करता है कि किसी के साथ में इनजस्टिस हो रहा है तो तुरंत यहां पर वो एक लॉ, एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, जो लीगल गैप है उसको भर सकते हैं, इससे फेयरनेस मेंटेन रहेगी। और यहां पे जो कंप्लीट जस्टिस वर्ड यूज किया गया है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, जरा इस वर्ड को समझिएगा, ये भी काफी काम का है। कंप्लीट जस्टिस मतलब है एक फेयर जस्टिस तुरंत डिलीवर करना। कि मान लो एक लॉ है, एक लॉ का प्रोसीजर बहुत कठिन है, प्रॉपर तरीके से मतलब होने में टाइम लग जाएगा, तो उस समय पर कोर्ट क्या कर सकता है, एक प्रॉपर फेयर जस्टिस दे सकता है। कोर्ट जो है अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड जा सकता है। एक व्यक्ति को प्रति, यहां पर एक व्यक्ति को अगर यहां पर उसके साथ में अन्याय हो रहा है, उसको रिमूव करने के लिए प्रोसेस
एब्यूज ऑफ प्रोसेस को खत्म करने के लिए, संविधान की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा कोर्ट होता है, जो हमारा न्यायालय होता है, वो प्रोसीजरल लिमिटेशंस के बियॉन्ड तक जा सकता है, यह याद रखिएगा। फिर प्रश्न आता है अबाउट नेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स पावर अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट की जो ये पावर है आर्टिकल 142 के अंदर में, इसका एग्जैक्ट मेन नेचर क्या है, जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली पावर्स इनके पास में जो देखने को मिल जाती हैं वो यहां पर है इनहेरेंट पावर्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर इस चीज को समझा। अब होता क्या है कि जो नेचर है सुप्रीम कोर्ट के इस पावर का आर्टिकल 142 के अंदर में, ये पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलती है एज अ हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और साथ ही साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। आप ये देखिएगा, समझ में आना चाहिए। पहला नेचर इनहेरेंट पावर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। दूसरी चीज यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। आर्टिकल 142 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देता है सुप्रीम कोर्ट को केवल एक्सेप्शनल सिचुएशन को डील करने के लिए। फिर आपकी रेसिडुअल पावर्स हो जाती हैं। रेसिडुअल पावर को हम लोग यूज करते हैं केवल और केवल तब जब ऑर्डिनरी लॉज फेल हो जाते हैं टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक रेमेडी। आर्टिकल 142 को ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, जब यहां पर कोई एक सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट इसको यूज करता है। आर्टिकल 4 नेचर 4 है गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस। ये जो कोर्ट है, कोर्ट फॉलो करता है फेयरनेस, इक्विटी, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को, ताकि इस ऑर्डर को पास करा जाए। अब आर्टिकल 142 को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं वो भी यहां पर साइन हो चुके हैं, तो आइए जरा सा उन जजमेंट्स पे नजर मारते हैं। पहला जजमेंट आपके सामने प्रेजेंट है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991। ये पर्टिकुलर जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट यहां पर मेंशन करता है कि जो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 142 बहुत ही यूनिक हैं एंड कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली बोल दिया आर्टिकल 142 यूनिक है, कोई ऑर्डिनरी लॉज के थ्रू यहां पे उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरा आप देखोगे तो बात करता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया आर्टिकल 142 जो पावर्स हैं इसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये किसी भी प्रकार की जो स्टैच्यूटरी प्रोविजंस हैं उनको भी इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। यानी जितने भी मेन कोर प्रोविजंस हैं उन कोर प्रोविजंस को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, हितेश भटनागर वाला केस आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर या जो कॉशन है इनका यूज किया जाएगा जब आर्टिकल 142 का यहां पे यूज करेगी पर्टिकुलर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है जो हाई कोर्ट्स हैं, है ना, हाई कोर्ट्स के पास में ये वाली इक्वल पावर नहीं है। हाई कोर्ट के पास में थोड़ी बहुत पावर है, इस प्रकार की पावर मिल जाती है आर्टिकल 226 में, बट इनकी पावर्स इतनी ज्यादा ब्रॉड नहीं है जितनी यहां पर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के अंदर में दी गई है। अब होता क्या है, इसी आर्टिकल 142 के पावर की वजह से कोर्ट के ऊपर में जुडिशियल एक्टिविज्म वाला पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अप्लाई करा जाता है कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म है ये। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जो कोर्ट्स हैं वो एक्टिवली यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस को खुद से वो डिलीवर कर सकते हैं, है ना। तो आर्टिकल 142 कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म की जुडिशरी का बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा यहां पर इंटरफेरेंस लेकर आ जाता है कई बार एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर में, ये सही नहीं है। तो ये बेसिक तौर पे चर्चा चलती रहती है क्योंकि कोई भी लॉ है उसके क्रिटिसिज्म भी है, सपोर्ट में भी है। तो आर्टिकल 142 का कई बार क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है। पहली आलोचना है जुडिशियल ओवररीच। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि भाई ये जो कोर्ट है, कोर्ट उन एरियाज तक एंटर कर सकता है जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वाले एरियाज हैं। यानी अभी तो थोड़ा बहुत सेक्शन है कंप्लीट फेयरनेस देना, बाद में धीरे धीरे करके कंप्लीटली लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के अंदर में ये घुस सकते हैं, जो सही नहीं है क्योंकि पावर ऑफ सेपरेशन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। फिर क्वेश्चन है वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे क्या करता है, पावर्स को डिवाइड कर देता है आज के समय पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर जुडिशियल इंटरवेंशन लगातार बढ़ता रहेगा तो इससे बैलेंस स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 142 का ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है। आर्टिकल 142 का इंपॉर्टेंस भी इंडियन डेमोक्रेसी में कि भाई आर्टिकल 142 आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मजबूत कर देता है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की बात करता है, रूल ऑफ लॉ को मजबूत कर देता है। यह जुडिशरी की मदद करता है कि जुडिशरी यहां पर एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि बताओ कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसको बोलते हैं, जुडिशरी को बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके वजह से यहां पर आर्टिकल 142 हमारे लिए जरूरी भी है। फिर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, एक रेयर ड्रैगन फ्लाई रीडिस्कवर की गई थी आंध्र प्रदेश के अंदर में, ठीक है। और इस रेयर ड्रैगन फ्लाई का नाम क्या था, इसका नाम था ज्ञानकंथा खासिया का। क्या नाम है, ज्ञानकंथा खासिया का। ये ड्रैगन फ्लाई है, याद रखिएगा। ड्रैगन फ्लाई के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें जान लेना, लेकिन सबसे पहले ये स्पीशी डिस्कवर कहां पे की गई है,
तो ये नमदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, यहां पर इस प्रजाति को डिस्कवर किया गया है। इस स्पीशी को सबसे पहली बार 1914 में डिस्क्राइब करा गया था। और याद रखिएगा, जब हम ड्रैगन फ्लाइज की बात करते हैं तो ड्रैगन फ्लाइज की आईज बहुत बड़ी होती हैं और उसमें हजारों लेंसेस होते हैं। तो लगभग 360 डिग्री में आगे पीछे सभी जगह पर वो ड्रैगन फ्लाई देख सकते हैं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई की ये एक आई विजन पावर है। कौन से पर्टिकुलर ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, तो ऑर्डर ओडेनेटा को यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्पीशीज बिलोंग करती हैं। भारत में 504 स्पीशीज हैं, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। बस आपने याद रखना है, जहां जहां पे ड्रैगन फ्लाइज प्रेजेंट होती हैं वहां वहां पे मतलब ड्रैगन फ्लाइज आर दी बायो इंडिकेटर्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। मान लो जहां पे भी ड्रैगन फ्लाई प्रेजेंट है मतलब वहां पे साफ वाटर प्रेजेंट है, फ्रेश पानी प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे साफ पानी प्रेजेंट है जहां पे ड्रैगन फ्लाई प्रेजेंट है। उसके अलावा वहां पे जो इकोसिस्टम है वो भी काफी ज्यादा फ्रेश है। तो ये ड्रैगन फ्लाइज के बारे में बेसिक बातें हो गई। ठीक है, थ्रेट्स वगैरह हमने डिस्कस किया कि भाई खतरा क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वेटलैंड लॉस, ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंट डिस्टर्ब होगा तो बहुत सारी स्पीशीज को परेशानी पहुंचेगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर एक टॉपिक आपके सामने ये प्रेजेंट है, टैरिफ्स टू कार्बन, न्यू रूल्स शेपिंग इंडिया एज अ ट्रेड। यहां पे हम यूरोपियन यूनियन के सीबीएएम के बारे में डिस्कशन किए थे, याद होगा। ये क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा लॉ है सीबीएएम जिसको यहां पर यूरोपियन यूनियन की साइड से लाया गया है। 1 जनवरी 2026 से ये धीरे धीरे करके लागू हो रहा है। इस लॉ में यह बोला गया है कि अगर इंडिया या कोई और कंट्री यूरोपियन यूनियन को कोई सामान एक्सपोर्ट करता है, और यूरोपियन यूनियन में मेरे दोस्त आपको पता है 27 कंट्रीज हैं, तो इंडिया कोई और कंट्री यूरोपियन यूनियन को सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया में अगर वो सामान बन रहा है और बनते वक्त उससे बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, तो उस पे यूरोपियन यूनियन एक कार्बन टैक्स एक्स्ट्रा वसूलेगा, जिससे वो सामान बहुत महंगा हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन में लोग कम खरीदेंगे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा। समझे? तो यही है ये लॉ सीबीएएम कि भाई आप वो सामान बेचना हमें जिसमें प्रदूषण ना हुआ हो बनाते वक्त। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया जो भी सामान यूरोपियन यूनियन को बेचता है उन सब में प्रदूषण होता है। अब बहुत जो मेन सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ये सारा सामान है जो हम लोग बेचते हैं, भेजते हैं यूरोपियन यूनियन को। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है, प्रॉब्लम तो यही है ना, प्रॉब्लम यही है कि ये सारे के सारे कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। तो बहुत सारा जो कार्बन है, बहुत सारा जो एग्जैक्ट प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा वो वहां से होता है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज भारत की इंपैक्ट हो सकती हैं अगर सीबीएम लागू होगा। तो इंडिया की स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यहां पर यही हो सकता है कि अब समय आ चुका है, इंडिया को क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना होगा, इंडिया को कार्बन एफिशिएंसी को इंप्रूव करना होगा, भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को यहां पर करना होगा। इंडिया के अंदर में हमें सुधार करने की जरूरत है। तो इन इंडस्ट्री के अंदर में जहां पर कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, कोयले की बजाय हमें कुछ क्लीन एनर्जी का यूज करना होगा, जिससे हम यहां पर बता सकें कि देखिए हमने यहां पर अपना सिचुएशन सुधार लिया है, अब यहां पे हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। समझ रहे हैं? वरना भारत की जगह कोई और कंट्री ले लेगा और भारत का जो स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर है वो पूरी तरह से अफेक्ट होगा। अब यहीं पर एक एग्जाम्पल दिया गया है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का। आप सॉइल हेल्थ कार्ड को देखोगे 2015 में ये लॉन्च की गई थी। ये फार्मर्स को इंफॉर्मेशन देता है मिट्टी के न्यूट्रिशन स्टेटस को लेकर कि भाई मिट्टी के अंदर में कौन कौन से पोषण हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन फार्मर्स को ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के थ्रू दिया जाता है। इससे बहुत मदद मिलती है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को बैलेंस करने के लिए, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो जाती है और ज्यादातर फर्टिलाइजर यूज करने से हम बच जाते हैं। नहीं तो फिर आज के समय पर भारत के खेतों में बहुत सारा फर्टिलाइजर का यूज हो रहा होता है, तो उसको हम लोग यहां पर थोड़ा सा रोक पाते हैं, बच पाते हैं। तो आर्टिकल में वही मेंशन किया जा रहा है, जैसे ये स्कीम है वैसे हमें और भी चीजें लेकर आनी होंगी जिसमें हम अपने देश के अंदर में एमिशंस को एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्री से कम कर सकें। फिर आपके सामने एक आर्टिकल है जिसमें हम बात कर रहे हैं क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन के बारे में। क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन फॉर द क्रिटिकल सेक्टर्स। ये मामला क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, काफी काम का है। क्रिटिकल सेक्टर्स के पास में एक क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन होना चाहिए, यह बात टास्क फोर्स का कहना है। देखो आज ना हमारे देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, डिफेंस इंडस्ट्री, जहां पे अलग अलग डिफेंस यूनिट फोर्सेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती है, उन्हें बातचीत कर रही होती हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, गवर्नमेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं।
जिनके बीच में ऑन अ डेली बेसिस मैसिवली कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये सारा का सारा कम्युनिकेशन आज के समय पर एंक्रिप्शन होता है, एंक्रिप्टेड होता है। एंक्रिप्टेड मतलब यहां पर क्या है कहना, हम लोग बात कर रहे हैं, एक एंक्रिप्शन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मतलब ये एनक्रिप्टेड होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन यहां से दी गई है वो दूसरे कोने तक जो पहुंच रही है उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, उस इंफॉर्मेशन को कोई भी हैक नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। फिर उसके बाद तो हम यहां पर बात कर रहे थे इस सब चीजों की, कि भाई जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन मेथड है वो हमको एग्जैक्टली यहां पर नजर आएगा, ठीक है, कि भाई यहां से इंफॉर्मेशन हमने दी, वहां तक जो पहुंच रही है उसको कोई हैक नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग हर चीज का सोल्यूशन बनाते चले जा रहे हैं। तो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, मतलब आ रही है। हम क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप कर रहे हैं। इवन क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए देश ने पूरा नेशनल क्वांटम मिशन को अनाउंस कर रखा है। और केवल हम अकेले ही नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर की कंट्रीज क्वांटम कंप्यूटर्स को बना रही हैं। तो अप्रैल 2023 के अंदर में इस मिशन को अप्रूव किया गया। नेशनल क्वांटम मिशन में जो टोटल बजट अनाउंस किया गया है वो 6000 करोड़ रुपए है। नेशनल क्वांटम मिशन का जो मेन फोकस आपको देखने को मिल जाएगा वो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल, ये 4 थीम्स है जिसके ऊपर में काम करता है। इस बार 2026 में यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, समझे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स को बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो जाएगी अगर क्वांटम कंप्यूटर जैसे भविष्य में तैयार हो जाते हैं, जो बेसिकली आज के समय पर जिसको हम फ्यूचर कंप्यूटर कहते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो इन कंप्यूटर्स के पास में होंगे। तो ये कंप्यूटर क्या कर सकता है, इस इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है जो आज हमारी क्रिटिकल सेक्टर के बीच में हो रहा है। ये इंक्रिप्शन मेथड को ये डिकोड कर सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये है प्रॉब्लम आज के समय की। तो सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पहुंचेगा। इसी के लिए जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनको एक थ्रेट माना गया है। तो क्वांटम कंप्यूटर सबसे बड़ा थ्रेट किसके लिए होने वाले हैं, ये होने वाले हैं हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स जो काम करेंगे वो क्वांटम बिट्स के ऊपर में, क्यूबिट्स के ऊपर में काम करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो हमें कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के ऊपर में काम करना होगा। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का मतलब यहां पर यह है कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स भी हमारी इस इंफॉर्मेशन को हैक नहीं कर पाएंगे अगर हमारी इंफॉर्मेशन पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू यहां पर भेजी जा रही होगी। ये लॉन्ग टर्म डिजिटल सिक्योरिटी है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद भी यहां पर इसको डिकोड करना, प्रैक्टिकली इसको हैक करना पॉसिबल नहीं होगा, वो बात यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है इसको जीएसटी के अंदर में कवर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि भाई इस गेमिंग के अंदर में जिसमें भी मनी इन्वॉल्व है, तो मनी इन्वॉल्व होने के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो इसी के लिए रेगुलेशन लेकर आया गया है कि भाई लोगों की प्रोटेक्शन करना, पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना या रेवेन्यू जनरेशन को करना, ये सारा का सारा काम यहां पर अब जीएसटी के अंदर में होगा। तो जीएसटी के अंदर में ही यहां पर क्या कर दिया गया है, याद रखिएगा, जीएसटी के अंदर में कवर कर दिया गया है इस ऑनलाइन गेमिंग के पूरे स्ट्रक्चर को। तो जीएसटी लगा दी गई है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में। अब प्रश्न आता है कि ये जीएसटी को हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। तो जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत सारा पैसा जनरेट कर रहे हैं बेटिंग के थ्रू, लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं, उन गेमिंग के अंदर में पैसा लगा रहे हैं। तो जीएसटी मदद करेगा इन सेक्टर्स को रेगुलेट करने में, टैक्स को बढ़ाने में। फिर आता है बात इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री आज देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो बढ़ती चली जा रही है, इस पर टैक्स लग जाएगा तो इससे सरकार को ही बहुत सारा पैसा मिलेगा, और दूसरी तरफ लोग इसकी तरफ कम जाएंगे क्योंकि इसमें खतरा, रिस्क ज्यादा है जहां जहां पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन यह याद रखिएगा जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री है वो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसकी पावर मेनली स्टेट के पास में है। तो बेटिंग और गैम्बलिंग जितनी भी चीजें हैं ऐसी जहां पर सट्टेबाजी हो रही है, बेटिंग हो रही है, गैम्बलिंग हो रही है, वो 7th शेड्यूल के अंदर में स्टेट लिस्ट के अंदर में कवर किया गया है। यानी कि गेमिंग के ऊपर में लॉस बनाने की पावर किसके पास में है, राज्य सरकार के पास में, स्टेट के पास में है। तो स्टेट आज यहां पर ऑनलाइन गेमिंग के प्रति जितने भी लॉज हैं उनको रेगुलेट करना, टैक्स पे टैक्स लगाना, गैम्बलिंग एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करना, ये मेन काम किसका है, मेन काम यहां पर है स्टेट गवर्नमेंट का। फिर आपके सामने एक और आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था, वाई गोल्ड नेवर रस्ट। जो सोना होता है उस सोने के ऊपर में जंग क्यों नहीं लगता, ये बात यहां पर पूछी जा रही है, ठीक है। तो रस्टिंग तब होती है जब जंग कब लगता है, आप देखोगे लोहे के ऊपर में मेनली जंग लग जाता है। कारण क्या है, कारण यह है क्योंकि वो जो जंग होता है या लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाए
तो उसमें जंग लग जाती है। और गोल्ड यानी जो सोना है ये खास इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे आयरन की बात करेंगे तो आयरन का जो मेन सरफेस होता है ना वो ज्यादा ओपन होता है, और सरफेस ओपन होने की वजह से क्या होता है उसमें बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस ओपन होने की वजह से उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं। समझे इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब एयर के मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएंगे तो यहां पर उसमें जंग लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन गोल्ड का जो सरफेस एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। अब टाइटली पैक होने की वजह से आपको यह पता होना चाहिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उसमें जा ही नहीं पाते, तो जंग नहीं लगती। तो इसी प्रोसेस को सरफेस रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ ले वाई गोल्ड नेवर रस्ट, तो रीजन है सरफेस रिकंस्ट्रक्शन। गोल्ड के सरफेस टाइटली पैक होते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वहां तक नहीं जा पाते, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। इसी को ही हम लोगों ने यहां पर क्या बोला है, हमने बोला है यहां पर सरफेस रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि भाई गोल्ड क्यों रस्ट नहीं करता, रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे आते हैं। फिर बात आती है अमका फाइटर जेट के बारे में। अमका फाइटर जेट का जो प्रोजेक्ट है बहुत जल्दी हमारे सामने प्रेजेंट होगा, बहुत जल्दी यहाँ पे, क्योंकि सरकार ने इसमें एक अमाउंट अनाउंस कर रखा है, डिफेंस बजट यहाँ पर अनाउंस कर रखा है, 15,803 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। और बहुत जल्दी जो अमका के प्रोटोटाइप्स होते हैं, प्रोटोटाइप्स बोले तो डेमो, ये बहुत जल्दी हमारे देश के सामने प्रेजेंट होंगे। और फिर फाइनल अमका जेट बनाने में हमें अभी समय लगने वाला है, 10-12 साल अभी भी लग जाएंगे। तब हमारे पास में जाकर 5th जनरेशन का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। अभी 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट्स है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे यूएसए के पास में है ना, F-35 है, F-22 है, ये फाइटर जेट्स अमेरिका के पास में देखने को मिल जाते हैं। चाइना के पास में J-20 है, J-35 है, रशिया के पास में Su-57 है। ये सारे के सारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। इवन इसमें चाइना और अमेरिका तो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर में भी काम कर रहे हैं। हमें आज के समय पर बहुत जल्दी जल्दी काम करना होगा जिससे हम 5th जनरेशन फाइटर जेट को बना सकें। का नाम है इसका एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें हर एक प्रकार के स्पेशल फीचर हम लोग शामिल करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अब इसमें याद क्या रखना है, का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, इतना याद रखना है। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 या 25 में ऑलरेडी पूछा हुआ है। फिर एक आर्टिकल है कि भाई नियरली 1200 के आसपास जो फिशिंग हार्बर्स हैं, यानी कि जहां पे मछुआरे अपने जहाज को खड़ा करते हैं, ठीक है, मछलियां उतारते हैं, अपने जहाज की रिपेयरमेंट वगैरह ये सब करवाते हैं, उन सबको सीआईएसएफ के अंडर में लेकर आया गया है। उन सब जगहों को सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ताकि उन जगह पे सुरक्षा किया जा सके, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होती हैं। तो यहीं पर इसी रास्ते के जरिए कई बार जो आतंकवादी है वो इस रास्ते को चुन सकते हैं, अपना भेष छुपा के देश में एंटर कर सकते हैं, या इलीगल तरीके से लोग एंटर कर सकते हैं देश में। तो इस जगह पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे आज एयरपोर्ट्स के ऊपर में सिक्योरिटी, एयरपोर्ट्स पे सारी चेकिंग कौन कर रहा है, सीआईएसएफ प्रेजेंट है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वैसे ही यहाँ पर दोस्तों जितने भी फिशिंग हार्बर्स हैं, जहाँ पे मछुआरे अपने लास्ट में जहाज लाके खड़ा करते हैं, ठीक है, इन एरियाज को भी सीआईएसएफ के अंदर में लेकर आया जाएगा, और हर एक मछुआरे की एक पहचान बनाई जाएगी। इनको स्मार्ट आईडी कार्ड दिया जाएगा, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह का डेटा होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, जिससे कि जो भी इलीगल तरीके का रास्ता अपना रहा होगा वो पकड़ा जाएगा, उसको हम इंडिया में एंटर होने नहीं देंगे। ठीक है, इससे जो टेरर एक्टिविटीज वगैरह हैं उसको हम रिड्यूस कर सकेंगे। तो इसी में ही मैंने आपको सीआईएसएफ के बारे में समझाया था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये एक सीएपीएफ है, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर में आने वाली बॉडी है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। इसका मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और याद रखिएगा जितने भी आज इंपॉर्टेंट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, पीएसयूज वगैरह हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, है ना, मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे स्मारक वगैरह हैं, उन सब की प्रोटेक्शन सीआईएसएफ ही करता है आज के समय पर। ठीक है, सीआईएसएफ 7 सेक्टर्स में बांटा हुआ है, और सीआईएसएफ के पास में फायर सर्विस विंग है। मैं सीआईएसएफ की जब बात कर रहा हूं तो आप लोग यहां पे याद रखिएगा कि आज देश के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, इसरो वगैरह हो गया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, उनकी सुरक्षा करंट समय पर सीआईएसएफ ही करता है। ये बात याद रखिएगा, सीआईएसएफ के बारे में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर एग्जैक्टली दे दी गई है। बाकी सीएपीएफ के पास में एक बहुत स्पेशल चीज होती है, वो यह है कि इनके पास में एक डेडिकेटेड फायर विंग होता है। ठीक है, सीएपीएफ जो है ये एक बड़ा यूनिट है। इसमें ही आपके असम राइफल्स हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एनएसजी है, एसएसबी है, और सीआईएसएफ है। इसमें सीआईएसएफ इकलौती सीएपीएफ की यूनिट है जिनके पास में एक स्पेशल फायर विंग होता है। याद रखिएगा, ये एक स्पेशल चीज है। ठीक, अब फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, विल इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट सॉल्व द पेंडेंसी प्रॉब्लम। क्या अगर हम सुप्रीम कोर्ट की
स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, तो इससे जो आज के समय पर केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो समस्या दूर हो जाएगी, इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। तो समझते हैं क्या है मामला। देखो, आज के समय पर जो मेन प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, हमें केसेस जो ये पेंडिंग केसेस है इसको कम क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों पेंडिंग केसेस की संख्या ज़्यादा है। आर्टिकल 136 अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अकॉर्डिंग 93,966 पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। कितने? 93,966 पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, वो है इन केसेस को रिड्यूस करना, इन केसेस को कम करना, खत्म करना, यह हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो होता क्या है एक्चुअली में, जो आर्टिकल 136 है, आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को यह एग्जैक्ट पावर देता है टू ग्रांट स्पेशल लीव पिटीशन। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये हजारों की कगार में, लाखों की कगार में केसेस जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है आर्टिकल 136। और यही आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल लीव पिटीशन की पावर दे रहा है। जब मैं स्पेशल लीव पिटीशन की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो प्लीज यहां पर इसमें एक चीज याद रखिएगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? स्पेशल लीव पिटीशन का एक प्रोविजन होता है जहां पे मान लो हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस में अपना जजमेंट दे दिया। अब वो जो जजमेंट है वो जजमेंट जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। मतलब मान लो हाई कोर्ट ने ऐसे केस को डील किया है जिसके लॉ के अंदर में अपील करना अलाउ नहीं है, लेकिन तब भी उस व्यक्ति के पास में एक प्रोविजन रहता है कि मान लो कोई व्यक्ति है जो लोअर कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं हुआ, हाई कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो आर्टिकल 136 का इस्तेमाल करके एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को बुला सकता है कि भाई आप इसमें थोड़ा सा एक बार मैटर को देख लेते तो बढ़िया रहता। सुप्रीम कोर्ट चेक करता है, कहता है कि हाँ भाई ठीक है, इस मैटर को स्पेशल लीव दे दो, ये पिटीशन आया है हमारे पास में, तो इस पर हम सुनवाई करेंगे बाद में। तो ऐसे धीरे धीरे करके केसेस बढ़ते चले जाते हैं और ऐसे केसेस लाखों के हिसाब से इकट्ठे होते चले जाना है। तो स्पेशल लीव पिटीशन को हमें फिल्टर आउट करना चाहिए, ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, आर्टिकल 136 क्या है? आपने समझा कि भाई आर्टिकल 136 संविधान का ये एक सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है ताकि वो स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, को देख सकें। मान लो कोई भी कोर्ट है, कोई भी ट्राइब्यूनल है देश में, अगर वहां से कोई स्पेशल लीव पिटीशन फाइल होता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसको देखता है। एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस को नहीं देखता, बाकी सब कोर्ट के केसेस को देखता है। इसी की वजह से केसेस और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, पेंडिंग होते चले जाते हैं। तो सवाल यह है कि ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है, क्या यहां पर पेंडेंसी बढ़ रही है? और ये कैसे पेंडेंसी को बढ़ा रहा है? पेंडेंसी को इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय पर सबसे ज्यादा पिटीशंस एसएलपी की साइड से आए हैं और कोर्ट ने यहां पे कोई गाइडलाइन नहीं बनाया है कि भाई कौन से पिटीशन को एडमिट किया जाएगा, कौन से पिटीशन को रिजेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे तो हजारों की कगाल में अपील आती रहेंगी कोर्ट के अंदर में और बैकलॉग बनता रहेगा। तो हमें एक फिल्टरेशन की जरूरत है, एक फिल्टर लगाने की जरूरत है यहां पर कि भाई ऐसी पिटीशन को एक्सेप्ट करेंगे और ऐसी पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 की मेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दोस्तों यहां पर देखने को मिल रही हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, चंद्रयान 2 का जो यहां पर ये ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर में यहां पर क्या हुआ है, देखो चंद्रयान 2 हमने 2019 में लॉन्च किया था, याद होगा। उसके बाद चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया, जो सक्सेसफुली साउथ पोल पर लैंड हुआ। लेकिन जो चंद्रयान 2 है, जिसको 2019 में हम लोग एग्जैक्टली लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उसका ऑर्बिटर काम कर रहा था, यानी कि चांद के आसपास उसका ऑर्बिटर घूम रहा था। तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, उसने डिटेक्ट किया कुछ पॉसिबल साइंस ऑफ सब सरफेस वाटर आइस। यानी चंद्रयान 2 ने यहां पर देखा कि भाई बहुत सारी जगह पर जो वाटर आइस के ड्रॉपलेट्स है वो प्रेजेंट है ना, कुछ बर्फ वगैरह वहां पर देखने को मिला है, ऐसा यहां पे अनुमान है। ठीक है, ये कहां पे मिला है दोस्तों? ये चांद पे जो परमानेंटली शैडोड रीजन्स होते हैं वहां पर पाए गए। परमानेंटली शैडोड रीजन्स कौन से होते हैं? जहां पर पूरी तरह से छांव है, सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं। यानी कि आप कह सकते हैं एक बड़ा गड्ढा और उसमें यहां पर एक और छोटा गड्ढा, ऐसे भी बहुत सारे देखने को मिले हैं। चांद के ऊपर में बहुत सारी पोर्शंस हैं जहां पे सूरज की किरणें जाती ही नहीं है। ना जाने की वजह से वहां पे टेम्परेचर दोस्तों -50 to 50 डिग्री केल्विन तक गया है, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बिल्कुल ठंडा रीजन। तो अगर वहां पे कभी पानी प्रेजेंट होगा तो वो बर्फ की फॉर्म में प्रिजर्व होगा, वो खत्म नहीं हो सकता। तो ये एनालिसिस किया है, किसने किया है? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने। अब चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर जो चांद के चक्कर लगा रहा है, उसमें हमने बहुत सारे यंत्र इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करा है।
उसमें किस इंस्ट्रूमेंट ने ये बात पता लगाई है उसका नाम याद रखिएगा, DFSAR, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसी ने इसके बारे में बताया है। तो बहुत जल्दी हम लूनार साउथ पोल पर मतलब ये पानी की खोज को आगे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर ये पानी मिला होगा तो इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए, फ्यूल को जनरेट करने के लिए। इवन जो ये पानी है, वाटर है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है हाइड्रोजन के अंदर में, ऑक्सीजन के अंदर में थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस, ये याद रखेगा। तो इस वाटर को हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके। भाई H2O जो है उससे हाइड्रोजन अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन अलग कर लेंगे। समझे? तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए यहीं पर हम अपने रिवीजन सेशन को रोकते हैं। एक दिन का और रह गया है, ठीक है, कल वाला, उसको आप चेक कर लीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वाले अपने वीकली रिवीजन के अंदर में शामिल कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।